नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। समय की मेरे साथ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सतवारी गवर्नमेंट स्कूल की, जहाँ पे आज साहिबंदगी द्वारा जो है वो सत्संग है, उसका सीधा प्रसारण आप जो ग्रेट जम्मू के माध्यम से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने जो भक्तजन हैं, इनके श्रद्धालुगण हैं, यहाँ पे आ रखे हैं। मैं बात करूँ बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, हर कोई दूर दूर तक आप देख सकते हैं आज के सत्संग को सुनने, जो मासिक रूप में सतवारी में होता है, उसको सुनने आ रखे हैं। क्या कुछ कहते हैं सत्संग में, आइए जाने। जल का स्रोत क्या है? गंगा जी के जल का स्रोत है हिमालय। बीच में मैं एक प्रमाण देना चाहता हूं। जो केले का पात है, पात पात में पात, 10 ज्ञानन की बात है, बात बात में बात। लोग पर्यावरण के लिए जागरूक नहीं है। पर्यावरण की जागृति के लिए सरकार की भूमिका पूरी नहीं है, हर एक नागरिक की है। पर्यावरण की शुद्धि में हर एक नागरिक की सहभागिता की जरूरत है, नहीं तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का असर थोड़ा सा आपको बताऊंगा, सब चौपट हो जाएगा। जब तापमान अधिक बढ़ेगा, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जब बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो नदियां सूख जाएगी। नदियों के जल का स्रोत ही हिमालय है। जब ये सूख जाएगी, पूरी भूमि मरुस्थल बन जाएगी, रेगिस्तान हो जाएगी, फसल नहीं होगी, जीव जंतुओं पर को प्रभाव पड़ेगा, खाने का अनाज नहीं प्राप्त हो पाएगा, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। आप ग्लोबल वार्मिंग को गंभीरता से लें। जब हर व्यक्ति, किसी भी देश की सरकार क्यों अमीर है, मैं अभी रास्ते में कुछ बिल चेक करता हुआ आ रहा था, पढ़ते ले आना, देखा मैं कितना बिजी हूं। रांजड़ी से मैं चला, वहां से मैं रास्ते में बिलों की टेली करता हुआ आ रहा था। कुछ लाइबिलिटी भी होती है। अब इससे क्या हो जाएगा, जब ग्लेशियर बड़े बड़े पिघल जाएंगे तो एक को प्रभाव पड़ेगा, ऋतुएं बदलती जाएगी। जो विनाश, मैं एक न्यूज सुनकर हैरान रह गया। यूरोप में गर्मी से पेरिस में 4 लोगों की मौत हो गई। वहां का वातावरण कैसा है? वहां का वातावरण यह है, कोई भी घर में पंखे की पैंट नहीं रखता है। वहां पंखे की जरूरत ही नहीं है, पंखे की कोई पैंट ही नहीं रखता है, गर्मी नहीं है वहां। अब शायद जीवन शैली उनकी भी बदल जाएगी, पंखा लगाना पड़ेगा। तो जब पानी, आप सोचें, भारत कृषि प्रधान देश है। मैं अपनी टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूं, वापस वहीं आऊंगा। 70% लोग भारत के अंदर कृषि पर डिपेंड है। कुछ पूर्ण कृषक है, वो सिर्फ कृषि पर निर्भर है। कुछ अर्ध निर्भर है, उनके पास थोड़ी जमीन भी है और काम धाम करके भी अपनी जीविका गुजार रहे हैं। यानी कृषि हमारी लाइफ लाइन है। भारत, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। और विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा भारत में, गंगा और सिंधु का मैदान है। ये इतना समतल है, बहुत लंबा मैदान है, और यहां कृषि भरपूर होती है। जब ये नदियां सूख जाएगी तो वीरान की नहीं आ जाएगी।
हमारा जीवन खतरे में नहीं हो जाएगा। जल स्रोत खत्म हो जाएंगे, प्रकृति बदल जाएगी। मैं अगर सांस रही, अगले साल मेरा 75वां जन्मदिन होगा, तो डायमंड जुबली मनाएंगे अगर सांस रही तो। मैं अपने टाइम पर देखा, मैं बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ। सभी ऋतुएं पूरी जवानी के साथ आती थी। सर्दी आती थी पूरी 4 महीने सर्दी, गर्मी आती थी गर्मी, बरसात आती थी भरपूर बरसात, 15-15 दिन पानी नहीं रुकता था। हाथ जोड़कर कहते हे प्रभु बरसात रोको। अब तो प्रभु को कहना पड़ता है कि बरसात का रोको। एक चीज और बताना चाहता हूं, इस संसार को किसी भी प्राणी से कोई खतरा नहीं है, खतरा इंसान के साथ है। इस पूरे सृष्टि को खतरा मनुष्य से है। क्या था? उस जमाने में प्रदूषण ही नहीं था, प्रकृति पूरी अपनी सेटिंग के साथ चलती थी। प्लास्टिक ने इतना बड़ा विनाश मचा, उस समय प्लास्टिक थी नहीं, प्लास्टिक नाम की कोई चीज नहीं थी भारत के अंदर। अब देखो कितना प्रदूषण कर दिया इसने। तो बंधुओं, अब ऋतुएं बदलेगी। बड़ी हैरानी की बात है, कनाडा जैसे शहर जो बिल्कुल ठंडा है, वहां पर तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो गया। 39 डिग्री, क्या बात है। यूरोप, पेरिस आदि में, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं लंदन से यूरो ट्रेन से पेरिस गया समुद्र के अंदर से। तो वहाँ हमने टैक्सी बुक की हुई थी, आगे के लिए जाना था, एफिल टावर देखना था, वहाँ से फिर ऑस्ट्रिया या और देशों में जाना था सत्संग के लिए। सिर्फ 5 मिनट बाहर खड़े रहे टैक्सी के इंतजार में। गर्मी वो लग रही थी जैसे कोई शरीर में सुइयां चुभा रहा है। आप देखना थोड़े दिन बाद ये पूरे अंग्रेज बागड़ी हो जाएंगे। आप मेरी बात पर हंस रहे हैं, देख लेना। दक्षिणी गोलार्ध में जो भी है वो सांवले हैं, ये सूर्य की किरणों के कारण से। अभी वहां उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ पोल के कारण से बादल कम होते हैं, इसलिए आदमी की स्किन वैसे। दूसरी बात बताता, काले लोगों में ताकत ज्यादा है, गोरों में कम है। आप मेरी बात पर गौर करना, मैं इन सभी बातों पर गौर करता हूं। जितने भी दुनिया के टॉप बॉक्सर हैं सब काले, ठीक है, आप चेक करना। जितने भी दुनिया के बेस्ट रेसलर हैं सब काले। क्रिकेट में जितने भी हार्ड हिटर हैं सब काले, कहीं रसेल है तो कहीं फलाना है, कहीं वो है बाल रखता है जो जनानी की तरह, गेल और है। और जितने फुटबॉल के प्लेयर हैं आप देखना पूरे काले। उनको सूर्य से ऊर्जा बोन में काफी मिलती है, गोरे आदमी को वो ऊर्जा नहीं मिल पाती है। खैर छोड़ो ये चैप्टर। तो साहब कह रहे हैं गोरे काया मध्य श्वासा सार। भाई बॉडी में अगर कुछ सार है, श्वास है। अब श्वास पर समझना, कह रहे हैं, अब गोरखनाथ जी भी पूछ रहे हैं, वो योगेश्वर थे भाई, नॉर्मल आदमी थोड़ी है गोरखनाथ। कहां से श्वासा उठत है, कहां पर जाए समाए। साहब कह रहे हैं शून्य से श्वासा उठत है और नाभि दल में आए, यहां आती है। अब शून्य को समझना है। हमारी श्वासाओं का उद्गम शून्य से हो रहा है। गंगा जी का उद्गम गंगोत्री से हुआ। जहां से गंगा जी चलती है एक छोटे से नाले की तरह चलती है। आपने भद्रवाह साइड में जाकर देखा होगा, जहां से चिनाव नदी चलती है, एक छोटी सी पॉइंट है, मैं तो जाता रहता हूं। आगे जितने भी हिम आच्छादित पर्वत है, उनकी बर्फ पिघल करके कई और स्रोत आकर उसी चिनाव में मिलते हैं, तो विशाल हो जाती है।
इस तरह गंगोत्री में जो जल आ रहा है गंगा जी में, ये उन्हीं पर्वतों से आ रहा है जो हिम आच्छादित है। वो आकर गंगा जी को ऋषिकेश तक पहुंचते पहुंचते संपन्न कर देते हैं। जब बर्फ भी नहीं होगी तो फिर सब सूख जाएगा मामला। तो आइए, अब शून्य कहाँ है? साहब ने शून्य पर भी बहुत कुछ कहा। शून्य महल की फेरी देई, सो बैरागी पक्का हुई। शून्य को समझेगा, शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। एक ठेलुआ गुरु कहता है गुरु की जरूरत नहीं, ये सब कुछ प्रभु करेगा। तो मुझे बताओ फिर तुम क्या संदेश दे रहे हो? तुम क्यों संदेश दे रहे हो? तुम क्यों प्रीचिंग दे रहे हो जब सब कुछ वो करेगा? यानी तुम्हारे अंदर गुरुत्व का भाव तो है ना। तुम पब्लिक को बुद्धू बनाने के लिए सिर्फ अपनी बात बोल रहे हो। ठीक है, मेरी पॉइंट में वजन है कि नहीं? जब सब खुद हो जाएगा तो तुम फिर पब्लिक को क्यों संदेश दे रहे हो? तुम्हारे संदेश लेने का अभिप्राय क्या है फिर? और तुम्हारा संदेश भी शास्त्र रहित है, सहित नहीं है। दुनिया के हमारे धर्म के जितने भी शास्त्र है गुरु की महिमा बोले, तुम उसको नकार रहे हो। विकृत दिमाग है, दिमाग के इलाज की जरूरत है। आइए तो बनो। और लोग आजकल क्या करते हैं? सेलिब्रिटी को कमाने के लिए बड़ा अजीब अजीब काम करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? गूगल वाले देखते हैं जिसकी सेलिब्रिटी ज्यादा है उसको ऑफर देते हैं। आजकल सिर्फ सोशल मीडिया का जमाना है। थोड़े समय में आपके ये चैनल बंद हो जाएंगे, आप देख लेना। चैनल बंद हो जाएंगे, ये पहले भी मैंने बोला था, वो दिखता है सामने। मैं कालिदास वाली बात नहीं कर रहा हूं। एक बार कालिदास जी, महान कवि हुए कालिदास, पेड़ पर बैठे थे, एक डाल पर। ये तना था, ये डाल थी। यहां से यानी यहां बैठकर इधर से काट रहे थे, यहां बैठकर इधर से काट रहे थे। स्वाभाविक है, डाल गिरेगी, ये गिरेगा। किसी ने कहा अरे कालिदास क्या उल्टा काम कर रहा है, अरे जिस डाली पर बैठा है उसको काट रहा है। भाई इधर बैठकर यहां से काटे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां बैठकर इधर से काटेगा धड़ाम से आएगा। उसने कहा छोड़ो छोड़ो भाई, मैं हमेशा काटता रहा हूं। कालिदास को समझ में नहीं आएगा। जब डाल कट गई, धड़ाम से नीचे आया। कालिदास ने कहा ये कोई अंतर्यामी था, इसको कैसे पता चला कि मैं गिरूंगा? दौड़ता 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 गया, उसको पकड़ा। भाई बोला, पांव पड़े, भाई तू बहुत अंतर्यामी है, तुझे पहले कैसे पता चला मैं नीचे गिरूंगा? उस सज्जन ने कहा है कालिदास, इसमें कोई अंतर्यामी वाला बात ही नहीं है, इसमें अंतर्यामी वाली कोई बात ही नहीं है। भाई तू यहां बैठकर डाल यहां से काट रहा है, तो जब डाल गिरेगी तो तू उस पर बैठा, तू भी गिरेगा ना। जब डाल क्यों काट रहा है? तू गिराने के लिए ना। जब तू यहां बैठकर डाल इधर से काट रहा है, तना इधर है, तो डाल गिरेगी तू साथ आएगा। इसमें अंतर्यामी की कौन सी बात है? इधर तूने इधर बैठकर काटी है कई बार, तो इधर बैठकर काटी तो तू ये डाल सेफ है, तू नहीं गिरेगा। अंतर्यामी की कौन सी बात है? सुनो, मुझे भी किसी ने कहा गुरुजी आप अपनी पूरी संगत को पहचान जाते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं बोला मैं पहचान जाता हूं। बोला आपके इतने लोग हैं तो आप जान जाते हैं कि कोई नामी है कोई नहीं है? मैं बोला 90%। मैंने क्या जवाब दिया? मैं 90% जान जाता हूं कि ये नामी है या गैर नामी है। 90%। अब 90% क्यों बोला? गप बोलता ही नहीं हूं। जो मुझसे दीक्षित है, जब भी वो मेरे सामने आता है, उसके अंदर एक, उसकी आंखों में एक श्रद्धा होती है, एक सम्मान की भावना होती है। इससे मैं जजमेंट कर लेता हूं कि ये आदमी मेरा
दीक्षित है। बोला कोई वैसी श्रद्धा रखता हो दीक्षित नहीं है तो? मैं बोला तभी तो 90% बोला, तभी तो 90% बोला। वहां थोड़ी मैथमेटिक गड़बड़ा जाती है, क्योंकि नाम नहीं लिया लेकिन श्रद्धा पूर्ण है। सही है कि वो भी मेरा है, फिर सच क्या है, वो भी मेरा है फिर। तो इस तरह मैं जो आपको ये बातें बता रहा हूं, ये कोई दूरबीन लगाकर नहीं देखा, दिखती है सामने। अरे अपने जीवन काल में देखा, पहले ऋतुएं कैसी थी, क्या था, इंसान की आयु क्या थी, हमारे बुजुर्गों को देखा, बाप दादों को देखा, ताए चाचों को देखा, 90-90 साल के चलते घूमते रहते थे, वो पैदल चलते रहते थे हमेशा, उनमें स्टेमिना था। लोगों से कहता हूं बिस्तर कभी मत पकड़ना, आराम मत करना ज्यादा। नेहरू जी का एक ही शब्द प्रिय लगा मुझे, आराम हराम है, तुम चलते रहना। मैं आपको अपनी बात, अपना अनुभव बताता हूं। कुछ समय पहले मैं ज्यादा रेस्ट करने लगा, मुझे डॉक्टर ने कहा रेस्ट करो। अपनी जिंदगी में कभी रेस्ट नहीं की। जब मैं ज्यादा रेस्ट करने लगा तो मेरा पूरा स्नायु मंडल ऐसा हुआ कि सामने अगर कोई चीज है मैं उठकर लाना नहीं चाहता, घंटी बजाता था, किसी को बुला देता था। धीरे धीरे मैं देखा यार मेरी स्ट्रेंथ ही खत्म हो रही है, मेरी स्ट्रेंथ ही खत्म हो रही है। इसका मतलब है आराम ने मेरे पूरे स्नायु मंडल को डेड कर दिया है। फिर मैं 2 किलोमीटर पैदल चलने लग गया और पूरे उससे चलने लगा, ज्यादा आराम नहीं करने लगा, इसलिए आराम आराम। तो बंधुओं सामने दिख रहा है, जब ऋतु परिवर्तन और लघु प्रलय सामने नजर आ रहे हैं कि बड़े बड़े भूचाल आ रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी संकट में है, बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे हैं। पृथ्वी गर्म हो रही है तभी ज्वालामुखी फट रहे हैं, धुआं तभी उठता है जब कहीं नीचे अंगारे धधक रहे होते हैं। देखिए ज्वालामुखियों से कितना भीषण विनाश हुआ। अमेरिका के अंदर लाखों हेक्टर जंगल जल गए और धुएं के कारण से लोगों के प्राण घुटने लग गए थे। और देखो कहीं सीरिया आदि में भूचाल आए, ये क्या है, एक सिग्नल है, बैड सिग्नल है, हमारी धरती खतरे में है, हमें सतर्क और सावधान होना है। पर्यावरणविद कह रहे हैं लेकिन डिटेल में लोगों को समझाइए, एक आम आदमी की भाषा में समझाओ, आम आदमी को जगाना है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही भागीदार नहीं है, हर एक नागरिक का कर्तव्य है, पृथ्वी पर रहने वाले हर एक आदमी का कर्तव्य है। नाव में बैठे हैं, अगर नाव में कहीं छेद हुआ तो सिर्फ नाविक का नहीं कर्तव्य है, जो बैठा हुआ है वो भी डूबेगा, उसका काम है नाविक को बताएगा नाव में छेद हो गया, वो उसका उपचार करे। तो बंधु इस तरह से नहीं, हाँ 3 मिनट कम है 1 घंटे में, ठीक है। सुनिए इधर इधर तो हम ये वैज्ञानिकों के तौर पर बात यही बोल रहे हैं। तो आपने सुना जहाँ का जो सत्संग था मुख्यतः पर्यावरण पे संबंधित था और उन्होंने साफ तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश की कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आम जनमानस की भी जिम्मेवारी है। और इसी के संदर्भ में हजारों की तादाद में जो इनके श्रद्धालुगण हैं वो आज यहाँ पे आ रखे हैं। इस सत्संग के बारे में आपकी जो वैल्यू राय होगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे गढ़जम वर्चुअल के साथ। कैमरा अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।